हेलो एंड वेलकम टू कंसेप्ट माइंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक होंगे। चलिए, आज का जो टॉपिक है हमारा एसए का, तो वो चाहे यूपी पीसीएस हो, आरओएआर हो या बिहार पीसीएस हो या कोई भी स्टेट कमीशन का मेंस हो जिसमें कि एसए पूछा जाता है, उसके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कहा जा सकता है। और वो टॉपिक है इंडिया @ 2047 या विकसित भारत 2047। देखो, यह हमारा लक्ष्य है, भारत का लक्ष्य है कि हम 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए बहुत सारे डायमेंशंस में हमें काम करना होगा, और वो सारे डायमेंशंस आपके सामने आ जाएं तो वो आसानी से इस पर जो भी निबंध लिखना होगा, जो भी ऐसे फ्रेमिंग करना होगा, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है। इस टॉपिक के लिए एक हमें विजन चाहिए था, क्योंकि यह भारत का विजन है। तो हमारे अतीत में जो हमारे इतिहास के नायकों ने विजन दिखाया है भारत के अतीत को लेकर के, भारत के भविष्य को लेकर के, उसी विजन के साथ हम इसको स्टार्ट करेंगे। और वो विजन हमें कहाँ दिखता है? अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, नोटिस किया होगा भारत का विजन, तो वो हमें दिखता है जवाहरलाल नेहरू का वह भाषण जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 या 14 अगस्त 1947 के रात को 12 बजे इंडियन पार्लियामेंट में दिया था। और उस भाषण का शीर्षक होता है नियति से वादा या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। तो हम उनके भाषण के कुछ अंशों के साथ इसको शुरू करेंगे, क्योंकि उस कुछ अंशों में उन्होंने बताया है कि भारत कैसे एक बहुत बड़ी चुनौती से बाहर निकला, लेकिन अब भारत को अपनी आसमान की उड़ान पूरी करनी है, कैसे उसको और आगे जाना है। तो वहां से भारत के, स्वतंत्र भारत के विजन की शुरुआत होती है। तो अगर आप भी इंडिया @ 2047 पे ऐसे लिखेंगे, तो जवाहरलाल नेहरू का वो जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी भाषण है, उसके कुछ अंशों के साथ शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छी इफेक्टिव शुरुआत होगी। वो एक्चुअली वो अंश मैंने यहां पर लिख रखे हैं, तो चिंता नहीं करिए। और वो मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख रखे हैं। आपको इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसके लिए ज्यादा चिंता मत करिएगा। पूरे कंटेंट का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जवाहरलाल नेहरू के ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नियति से वादा के साथ इस ऐसे राइटिंग की शुरुआत करेंगे, जिसमें वो कहते हैं कि लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी, नाउ द टाइम हैज कम व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेस, नॉट होली और इन फुल मेजर बट वेरी सब्सटेंशियली, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। वर्षों पूर्व हमने नियति से मिलने का वचन दिया था, और अब समय आ गया है कि हम अपने वचन को निभाएं पूरी तरह, ना सही लेकिन बहुत हद तक। आज रात 12 बजे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। इसको पूरा आप लोग याद कर लीजिए, पूरी तरीके से इसको कट पेस्ट कर लीजिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए। और तब उसके बाद हम क्या करेंगे? भारत क्या करेगा? लाइफ एंड फ्रीडम के साथ अवेक होगा, जगेगा। क्या करेगा? जीवन और स्वतंत्रता की नई सुबह के साथ उठेगा। और तब इसको लिखने के बाद हम क्या करेंगे? प्रियम्बल से, प्रस्तावना से इसको कनेक्ट कर देंगे कि हमारे प्रस्तावना में भी क्या है? हमारे प्रस्तावना में जो जीवन और स्वतंत्रता की व्याख्या की गई है वो क्या है? भारत के संविधान का जो प्रेम्बल है वो स्वतंत्रता को कैसे डिफाइन करता है? तो वहां पर हमने पढ़ा है, वहां पर 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, फ्रीडम, 5 टाइप्स ऑफ फ्रीडम है। फिर उसके बाद वहां पर जस्टिस की बात की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है। तो वह हम उसको कनेक्ट करेंगे, उसको लिखेंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे और फिर बताएंगे कि इन यूनियन बजट 2024-25 विजन विकसित भारत ऑन द सेंटेनरी ऑफ इंडिपेंडेंस रखा गया। और वही लक्ष्य जो जवाहरलाल नेहरू ने अपने ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी में रखा था, दिया था, वही लक्ष्य जो प्रस्तावना में भारत के लिए एक आदर्श के रूप में प्रस्तावित है, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने यूनियन बजट 2024-25 में विकसित भारत संकल्प की शुरुआत की है। और इसका लक्ष्य 2047 तक
रखा गया है। अर्थात भारत 2047 तक जो भारत के अतीत के नायकों ने भविष्य से वादा किया था उसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, अगर आप लोग इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको जरूर रट लीजिए, बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत इंपैक्टफुल इंट्रोडक्शन हो जाएगा। तो जब हम इसको इंट्रोड्यूस कर लेंगे तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बॉडी पार्ट की ओर। बॉडी पार्ट की ओर है कि विकसित भारत क्या है, व्हाट इज द विजन ऑफ विकसित भारत। तो फिर उसके बाद लिखेंगे कि विकसित भारत का विजन है डेवलप्ड इंडिया बाय 2047। 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना। फिर फोकस ऑन इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सस्टेनेबल प्रोग्रेस एंड इफेक्टिव गवर्नेंस, तथा जिसमें क्या हो, इंक्लूसिव समावेशी विकास हो, सस्टेनेबल प्रोग्रेस हो, सतत समृद्धि हो और इफेक्टिव गवर्नेंस हो एवं सुशासन हो, और साथ ही सेंट्रल रोल टू यूथ, एवं जिसमें युवाओं की मुख्य भूमिका हो। इस विजन के साथ विकसित भारत @2047 का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है। फिर उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके आप बताएंगे कि इस विकसित भारत 2047 में 4 पिलर्स बताए गए हैं, यूथ, पुअर्स, विमेन एंड फार्मर। अर्थात विकसित भारत बनाने में इन 4 की बहुत बड़ी भूमिका होगी और इन्हीं 4 पर सरकार ध्यान देगी तो भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। फिर उसके बाद है कि इसके लिए सरकार को स्ट्रेटेजी क्या होगी भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए। तो गवर्नमेंट हैज आइडेंटिफाइड 9 सेक्टर्स। भारत सरकार ने 9 क्षेत्रों की पहचान की है जिस पर कि काम करके सरकार भारत को विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाएगी। वो 9 क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीकल्चर, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, रोजगार और कौशल निर्माण। ठीक है। तीसरा है सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब महिलाओं को समानता, जो समाज के कमजोर वर्ग हैं, SC ST, वंचित वर्ग, ठीक है, या फिर किसान, मजदूर, इनको सामाजिक न्याय देना। उसी प्रकार मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को तेज करना। अर्बन डेवलपमेंट, शहरी विकास, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, इनोवेशन, नवोन्मेष, नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म एवं अगली पीढ़ी के सुधार। अगली पीढ़ी का सुधार का क्या मतलब है? अगली पीढ़ी का सुधार का मतलब है कि सरकार ने कहा है कि अभी की जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी जरूरतें जो है वो तो हम काम कर ही रहे हैं, लेकिन जो अगली पीढ़ी होगी वह टेक फ्रेंडली पीढ़ी होगी, वह AI फ्रेंडली पीढ़ी होगी। तो उसके अनुसार उसको जो सुविधाएं चाहिए, जैसे उसको रिफॉर्म्स चाहिए, किसमें? जो ये सोशल नेटवर्किंग होता है ये युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो इस क्षेत्र में रिफॉर्म चाहिए, इस क्षेत्र में उनकी सुरक्षा चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सुरक्षा चाहिए, उनकी प्राइवेसी की सुरक्षा चाहिए। तो ऐसे में इन क्षेत्र में भी सुधार करने की जरूरत होगी। इसी को गवर्नमेंट ने नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स कहा है। तो ये टोटल 9 की एरियाज हैं, 9 की प्रायोरिटीज हैं जिसको कि सरकार ने अपने स्ट्रेटेजी में डिफाइन किया है, विकसित भारत 2047। ठीक है, तो इनको हल्का हल्का इनकी चर्चा करते हुए, पूरा बताते हुए फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उसके लिए सरकार ने कुछ टारगेट्स भी डिसाइड किए हैं। एंड द टारगेट्स आर, पहला कि भारत को अगर विकसित राष्ट्र बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को फास्ट करना पड़ेगा, आर्थिक समृद्धि को तेज करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज टारगेट? सस्टेनेबल GDP ग्रोथ एट 7 to 8% एनुअली। हमें अपने समृद्धि दर को
जीडीपी की समृद्धि दर को 7 से 8% वार्षिक रूप से बढ़ाना होगा, तभी हम 2047 तक विकसित भारत बन पाएंगे। उसके बाद सोशल जस्टिस करना होगा। सोशल जस्टिस कैसे? इरेडिकेट पॉवर्टी, गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना होगा। अभी वर्तमान में वर्ल्ड बैंक कहता है कि भारत में लगभग 10% के आसपास गरीबी है, तो हमें अभी भी बड़ा काम करना है। गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना होगा, यूनिवर्सल हेल्थ केयर सुनिश्चित करना होगा। आयुष्मान भारत स्कीम इसी दिशा में एक कदम है। सरकार क्या कर रही है? यूनिवर्सल हेल्थ केयर, सार्वभौमिक स्वास्थ्य पहुंच सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है। तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर को प्रमोट करना होगा कि सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो। अभी आप लोग क्या करेंगे, जो भारत में पर लाख पॉपुलेशन पर जो डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स की संख्या है, उसको भी यहां पर कोट करके इसको और इफेक्टिव बनाया जा सकता है। एंड क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का क्या मतलब है कि आज जो एजुकेशन है उसमें बहुत सारी लैकिंग्स हैं, और उसी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कर रही है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर के आ रही है। सरकार ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया था 2020 में। तो उसमें क्या है? क्वालिटी एजुकेशन मतलब शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर किया जाए। आज भी हमारे यहां साक्षरता और शिक्षा की गुणवत्ता के बीच का गैप है। जो साक्षर है वह सिर्फ अपना नाम गांव तो पढ़ लेता है। स्कूल में बच्चे हैं, 10वीं क्लास के बच्चे हैं और 5वीं क्लास के बेसिक मैथमेटिकल न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स नहीं बना पाते हैं। 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो दूसरी क्लास के मैथमेटिक्स नहीं बना पाते हैं। तो हमें अपने एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना होगा। फिर सरकार ने बताया है कि अगला टारगेट हमारा है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस है, उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा? उसमें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना होगा। एंड 2047 तक हमें क्या करना होगा? टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमी में अपनी स्थिति सुदृढ़ करनी होगी। हमें बहुत पहले क्या हो जाना होगा? दुनिया की टॉप 3 इकोनॉमी का पार्ट हो जाना होगा। अभी क्या है? अभी हम टॉप 5 इकोनॉमी में हैं, लेकिन अभी हमें 2 और देशों को पीछे छोड़ना है, जर्मनी एंड जापान, टू बी इन द टॉप 3 लिस्ट, इन विच यूएसए, चाइना एंड इंडिया विल बी ऑन द लिस्ट ऑफ टॉप 3 कंट्रीज। ओके। फिर उसके बाद कहते हैं सरकार कि अगला टारगेट हमारा इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर भी होगा। भारत इन्वायरमेंट को छोड़ करके 2047 में विकसित नहीं बनेगा। हमें इन्वायरमेंट का केयर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इन्वायरमेंट हमारे लिए नई नई प्रॉब्लम्स पैदा करता रहेगा। हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते रहेंगे और प्रकृति उसको नष्ट करती रहेगी, कभी बाढ़ से, कभी भूकंप से, कभी ज्वालामुखी से, कभी लैंडस्लाइड से, कभी ग्लेशियर मेल्टिंग से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके लिए सरकार का जो नेट जीरो एमिशन लक्ष्य है 2070 तक हम क्या करेंगे? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 0 कर देंगे। उस लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में भी भारत को तेजी से कार्य करना होगा। फिर सरकार का लक्ष्य है इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन। हमारे इंडस्ट्री को मॉडर्नाइज करना होगा। कैसे? कि हमें मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चरिंग, जो विनिर्माण होता है उसको क्या करना पड़ेगा? विनिर्माण में तेजी लानी पड़ेगी। उसके साथ साथ क्या करना पड़ेगा? जो इंडस्ट्रीज हैं, जो उद्योग है, उसकी भागीदारी क्या करना पड़ेगा? अपने जीडीपी में 25% तक और उससे ज्यादा करना पड़ेगा। अभी अराउंड 21% के आसपास इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन है, लेकिन हमें उसे और बढ़ा करके 25% लाना पड़ेगा और इंडस्ट्री की भूमिका को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है? तो इंडस्ट्री की भूमिका को और बढ़ा करके कितना लाना होगा? 25%। फिर आगे है कि मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा। तो इस तरीके से इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये 3 बड़े बड़े कदम सरकार को उठाने होंगे। और भी कुछ कदम हैं और क्या करने होंगे कि मेक इन इंडिया को सरकार अब कर क्या क्या रही है, इन सभी सेक्टर में कुछ बड़े पहल सरकार ने खुद भी लिए हैं। जैसे सरकार मेक इन इंडिया को प्रमोट कर रही है। ऑल्दो मेक इन इंडिया अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है,
इसे बहुत सफल नहीं कहा जाएगा, लेकिन अभी मेक इन इंडिया कुछ क्षेत्रों में सफल है। जैसे सुरक्षा के क्षेत्र में, युद्धक हथियार निर्माण के क्षेत्र में, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में अगर बात करें तो भारत 50% से अधिक अपने हथियारों की आवश्यकता अब स्वयं से पूरा कर रहा है। इवन 60% के आसपास हो गया होगा, आप लोग डेटा देख लीजिएगा। तो अपनी सुरक्षा की आवश्यकता का 60% तक का भारत स्वयं से पूरा कर रहा है। अब सिर्फ 40% ही दुनिया के अन्य देशों से आयात कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो मेक इन इंडिया इस सेक्टर में सक्सेसफुल है। उसी तरीके से अंतरिक्ष में अगर हम स्पेस में जा रहे हैं तो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी इंडिया ग्लोबल स्तर पर टॉप 4 स्पेस एजेंसी में से एक है। एंड इसरो इज द लीडिंग स्पेस एजेंसी ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें चाहे वो नासा हो या फिर रूस की स्पेस एजेंसी हो, चाइना की, इन 3 के बाद इंडिया की ही स्पेस एजेंसी का नाम आता है। ठीक है, लेकिन मेक इन इंडिया अभी भी बहुत बड़े स्तर पर बहुत सारे क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं है। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें अभी भी मेक इन इंडिया बहुत सक्सेसफुल नहीं है। हमें अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए विदेशी उपकरण की जरूरत पड़ती है। उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और लोगों की जो दैनिक जरूरत की चीजें हैं, डेली यूज गुड्स, उसके लिए हम भी अभी भी विदेश से सामान मंगाने पर निर्भर हैं, स्पेशली चाइना से। हेल्थ केयर सेक्टर में मेक इन इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हेल्थ केयर सेक्टर में भी अभी भी हमारी डिपेंडेंसी चाइना और अन्य देशों पर बनी हुई है। तो हमें मेक इन इंडिया को प्रमोट करना होगा। इसके लिए सरकार ने मेक इन इंडिया पर अच्छा प्रयास किया है। दूसरा, सरकार आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव प्रमोट कर रही है। इसके माध्यम से सरकार क्या कर रही है, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दे रही है बहुत सारे सेक्टर्स को। 100% एफडीआई अलाउ कर रही है, बैंक से लोन को आसान बना रही है। ठीक है, इंश्योरेंस पॉलिसीज में नए नए सुधार किए जा रहे हैं ताकि जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो एक आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव भी सरकार का पहल है। क्यों है? ताकि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। फिर अगला है पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान। इस पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत सरकार बड़े स्तर पर हैवी इन्वेस्टमेंट स्वयं से भी कर रही है। ठीक है, और इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से सरकार जॉब क्रिएशन पर भी ध्यान दे रही है, रोजगार निर्माण पर भी ध्यान दे रही है और अवसंरचना निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर भी काम कर रही है। उसके साथ साथ ग्रीन इंडिया मिशन शुरू किया गया है और ग्रीन इंडिया मिशन के तहत सरकार बड़े स्तर पर रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट कर रही है। हमारा 2030 तक का रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट कितना है? आप लोग इसको जरूर याद कर लीजिए। ये सब जो फैक्ट्स होते हैं कि 2022 तक का 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से जनरेट करना था, जिसे बढ़ा करके सरकार ने क्या कर दिया, 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी हम कहां से लेके आएंगे? नवीकरणीय ऊर्जा लेकर के आएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी से उत्पन्न करेंगे। तो इस दिशा में ग्रीन इंडिया मिशन में रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है। उसके साथ ही वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड जैसी संकल्पनाओं को भी प्रमोट किया जा रहा है। पावर के साथ साथ सरकार ग्रीनरी को भी प्रमोट कर रही है। बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। ठीक है, तो ग्रीन इंडिया मिशन को भी सरकार प्रमोट करके और इसके माध्यम से जो 2070 तक भारत को क्या हो जाना है, कार्बन उत्सर्जन से मुक्त हो जाना है, न्यूट्रल हो जाना है, मुक्त नहीं न्यूट्रल हो जाना है, उस लक्ष्य की ओर कदम बढ़ा रही है सरकार। उसके साथ साथ सरकार PLI स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इस स्कीम के माध्यम से सरकार उन क्षेत्रों में जहां पर निजी क्षेत्र अच्छे तरीके से काम करने के लिए इच्छा नहीं दिखाता, जैसे निजी क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से बचना चाहता है, क्योंकि वहां पर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ज्यादा है और आउटपुट बहुत कम है। तो ऐसे में उन दूर दराज के क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में, माउंटेनियस रीजन में, उसके साथ साथ जो घने जंगलों का इलाका है जहां पर कि
ट्राइबल सोसाइटी रहती है, उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सरकार क्या कर रही है, इंसेंटिव दे रही है। मतलब कि कंपनियों को पहले ही कुछ छूट दे रही है, ऊपर के साथ साथ कुछ और फंड भी दे रही है कि पैसा लो, कुछ और छूट लो और उन क्षेत्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। तो इस तरीके से प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स के माध्यम से सरकार दूर दराज के क्षेत्रों तक अवसंरचना विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही है। साथ ही डिजिटल इंडिया मिशन, डिजिटल इंडिया मिशन के माध्यम से क्या किया जा रहा है, भारत का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, जिसमें बच्चे से लेकर के वृद्ध तक इस डिजिटलाइजेशन से जुड़ सकें और उनके जीवन में, जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे वो स्वास्थ्य हो जिसमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेलीकॉलिंग या वीडियो कॉल के माध्यम से डॉक्टर हॉस्पिटल टू होम अवेलेबिलिटी, उसी तरीके से डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऑनलाइन एजुकेशन, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में भी डिजिटल एजुकेशन या फिर ऑनलाइन स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऑनलाइन गेमिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब के माध्यम से, डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार गुड गवर्नेंस को सुनिश्चित कर रही है। जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं जिसमें कि रेल है, सड़क है, बंदरगाह हैं, इनको भी डिजिटलाइज किया जा रहा है और लोगों को रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि हमारी ट्रेन कहाँ पहुंची, हमारी बस कहाँ पहुंची, मैं अपने बस में हूँ, कितने देर में अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचूंगा। इन सब को प्रमोट करके सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, जो भारत को 2047 तक विकसित बनाने के लिए एक आधार स्तंभ के रूप में होगा। उसी के साथ साथ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को सरकार ने, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। यह क्या करेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि जो इंडस्ट्री की जरूरत है उसके अनुसार ट्रेंड यूथ हमारे शिक्षण संस्थाओं से निकले। आज हम लोग, अभी की जो हमारी एजुकेशन चल रही है उसमें इतनी लैकिंग है कि हम ग्रेजुएट हो जाते हैं या फिर इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, लेकिन हमें इंजीनियरिंग नहीं आती। ग्रेजुएट हो गए हैं अपने सब्जेक्ट से, लेकिन उस सब्जेक्ट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इंजीनियर अगर हैं भी, इंजीनियर ने इंजीनियरिंग की डिग्री ले ली, लेकिन वह डिग्री अब वर्तमान में जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में लगी है उसके लिए इरिलेवेंट है, क्योंकि आज की इंडस्ट्री में हाईली टेक्नोलॉजी की, हाई क्वालिटी की टेक्नोलॉजी आ गई है। अब वहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा है, वहाँ पर मशीन लर्निंग काम कर रहा है, और आप अभी भी बेसिक इंजीनियरिंग का कोर्स करके चले आए, बेसिक डिग्री, आपको मशीन लर्निंग नहीं आती है, आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आता है, आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग नहीं आती है, तो ऐसे में आपके पास डिग्री तो है, आपके पास स्किल भी है, लेकिन वह स्किल वर्तमान के इंडस्ट्री के लिए इरिलेवेंट है, महत्वपूर्ण नहीं है, कोई लिंक ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से सरकार क्या करने की कोशिश कर रही है कि जो इंडस्ट्री की जरूरत है उसके अनुसार स्किल्ड यूथ शिक्षण संस्थाओं से ट्रेंड होकर के निकले, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडस्ट्री को गति दिया जा सके। ठीक है, तो सरकार के ये सब क्या है, सरकार के ये कुछ प्रमुख इनिशिएटिव हैं। ऐसे में बहुत ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लिख सकते हम, अगर जीएस का कोई एक टॉपिक होता तो हम उसमें बहुत सारी बातें कहते, लेकिन इतने इनिशिएटिव को अगर आप लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया तो यह विकसित भारत के लिए बहुत सफिशिएंट है, क्योंकि हमने लगभग सारे डायमेंशन सरकार जो लेकर के आती है उसको टच करने की कोशिश की है। उसके बाद आते हैं कि चैलेंजेस क्या है विकसित भारत के लिए। अब चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। हमारे यहाँ आर्थिक अंतर, आय का जो अंतर है वह इतना बड़ा है कि मैकेंजी इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट है, मैकेंजी इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट कहता है कि भारत के सिर्फ 1% लोगों के पास कितना, लगभग 24% भारत की संपत्ति है, और सिर्फ 10% लोगों के पास भारत की 58% संपत्ति है। मतलब भारत का 90% लोग इतना कम संपत्ति के साथ जीवित है, और सिर्फ 10% ऊपर के जो लोग हैं उनके पास बहुत अधिक ऐशो आराम है। तो ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो गई हैं, आर्थिक विषमता उत्पन्न हो गई है, उस आर्थिक विषमता को दूर करना बहुत जरूरी है। अगर इसको दूर नहीं किया गया तो भारत अपने
विकसित राष्ट्र होने के 2047 के लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को बैलेंस करना। और कैसे बैलेंस किया जाएगा? थ्रू पॉलिसीज। कैसे पॉलिसीज? फिस्कल पॉलिसीज एंड मॉनेटरी पॉलिसी। राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के माध्यम से इस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, आर्थिक विषमता को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार रोजगार के नए नए अवसर सृजित कर रही है और रेलवे, सड़क, ये सब जो बन रहे हैं इसमें रोजगार आ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? सरकार टैक्स के माध्यम से बड़े लोगों से पैसा ले रही है और गरीब और बेरोजगार लोगों या कमजोर लोगों को रोजगार दे करके वहां पर पैसा उन्हें दे रही है। उसके साथ साथ समय समय पर सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भी क्या कर रही है? गरीब लोगों के और जरूरतमंद लोगों के खाते में पैसे ट्रांसफर कर रही है। उसके साथ साथ सब्सिडी दे करके भी सरकार, चाहे वो पेट्रोलियम एलपीजी सब्सिडी हो या और भी कोई सब्सिडी हो, इनके माध्यम से भी समाज के कमजोर वर्गों तक पैसा पहुंचाने की कोशिश कर रही है ताकि उनके स्तर को बढ़ाया जा सके और ये जो आय की विषमता है उसको कम किया जा सके। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। भारत में अभी भी जो अवसंरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह अभी भी वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से हम बहुत दूर हैं। शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन कुछ ही शहरों में, जैसे दिल्ली मेट्रो, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसका, लेकिन दिल्ली में ही कूड़े के ढेर भी हैं। दिल्ली में ही यमुना नदी, जिनकी सफाई आज तक प्रॉपर नहीं हो पाई है, चाहे सरकारों ने खूब वादे किए हों, लेकिन नदियां अभी भी प्रदूषित हैं। राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित हैं, लेकिन जल मार्ग से अभी भी हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम है, बहुत लिमिटेड है। ट्रेन्स चलती हैं, लेकिन ट्रेन्स में इतनी भीड़ है कि वह लोगों के बोझ को ढो रही है। और लगातार रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, हालांकि अभी बहुत सारी चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी भी उसमें बहुत अधिक सुधार की संभावना है। तो ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है कि दूर दराज के क्षेत्रों में अभी भी रेलवे नहीं पहुंचा है, सड़क नहीं पहुंचा है, बस नहीं पहुंचा है। और भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह पूरा हिमालयन स्टेट्स, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, उसके बाद वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग हो, सिक्किम हो, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हों, उन क्षेत्रों में अवसंरचना की स्थिति अभी भी बहुत चुनौतीपूर्ण है। तो उन क्षेत्रों में अवसंरचना निर्माण बहुत जरूरी है, वह भी हमारी एक बहुत बड़ी चुनौती है। उसके साथ साथ जो मध्य भारत में जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जंगलों में रहा करते हैं, उन क्षेत्रों में भी अभी रोड, रेल जैसी अवसंरचना प्रॉपर रूप से तैयार नहीं हुई है। उसके साथ ही जो भारत के पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वह भी अभी पर्याप्त नहीं है, उन्हें और विकसित किए जाने की जरूरत है। क्योंकि जो सिंगापुर का पोर्ट है और जो भारत का पोर्ट है, उसमें माल उतारने और चढ़ाने की कैपेसिटी और टाइम दोनों का बहुत बड़ा अंतर है। सिंगापुर पोर्ट पर हैवी बड़े बड़े जहाज आते हैं, 3 दिन में माल उतर करके और जहाज वापस हो जाते हैं, और भारत के पोर्ट पर वो जहाज अभी 12-12, 15-15 दिन तक खड़े रहते हैं। तो इससे टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। हमारा अभी उस अवसंरचना को भी और डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हम कम समय में अधिक काम कर सकें और लोगों को उनकी क्षमता के अनुसार काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी दे सके। ठीक है। उसके साथ साथ तीसरा है पॉलिसी अनसर्टेनिटी, नीतिगत विषमता या नीतिगत अनिश्चितता। हमारे यहां आज एक कानून बनता है, आज एक एक्ट बनता है, कल सुप्रीम कोर्ट उस पर रूलिंग कर देता है। परसों पता चला कि सरकार खुद ही दबाव में आकर के वापस उस कानून को वापस ले ली। तो इससे क्या होता है, या फिर जैसे ही सरकार बदली, पिछली सरकार ने जो छूटें दी थी, नई सरकार ने आकर के वो छूट कैंसिल कर दी। साथ ही अगर सेंटर और स्टेट में दोनों एक ही पार्टी की सरकार है तो वहां पर तो कोऑपरेशन अच्छा है, लेकिन सेंटर और स्टेट में अलग अलग पार्टी की सरकार होती है तो कोऑपरेशन होता ही नहीं है। राज्यों के मध्य भी आपस में बहुत ज्यादा कोऑपरेशन नहीं होता है, और हमारे यहां स्टेट्स भी आपस में बहुत सारे लीगल केसेस लड़ रहे होते हैं। तो ऐसे में जो इन्वेस्टर्स हैं,
जो निवेशक हैं उनके सामने चुनौती रहती है कि हम भारत में, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां किसी भी देश में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचती हैं कि वहां की पॉलिसी कैसी है, राजकोषीय नीति कैसी है, मौद्रिक नीति कैसी है, क्या आज मेरे लिए अनुकूलित है, आज इन्वेस्टमेंट करूंगा, क्या 4 साल बाद बदल जाएगी, क्या तो 4 साल बाद बदल जाएगी तो मैं वैसा इन्वेस्ट करूंगा कि 4 साल में मैं निकल सकूं, मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा। तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रभावित होता है, निवेश के लिए माहौल अच्छा नहीं बनता है। तो जब निवेश के लिए अच्छा माहौल नहीं बनेगा तो भारत के विकास में चुनौती बनी रहेगी। तो पॉलिसी अनसर्टेनिटी को भी खत्म करना होगा। उसके बाद अगला है ग्लोबल रिस्क। जैसे जैसे हम ग्लोबलाइज्ड हो गए हैं, हमारे सामने बहुत सारी ग्लोबल रिस्क भी, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिस्क भी आ गई हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा, अगर हम आसपास की बात करें तो चाइना का जो डंपिंग यार्ड भारत बनता जा रहा है। चाइना अपने माल को भारत में सस्ते दर पे डंप कर देता है, इससे भारत की इंडस्ट्री बड़े स्तर पर सफर करती है, तो चाइना का डंपिंग माल हो जाना। उसी तरीके से हम ग्लोबलाइज हैं तो ग्लोबल रिसेशन आता है, अगर 2008 की मंदी आई तो भारत को भी प्रभावित किया। उसी तरीके से अभी डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं, भारत पर भी टैरिफ लगा दिया। तो हम अमेरिका से बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड करते हैं, तो बड़ा ट्रेड करते हैं, तो अगर हम पर हैवी टैक्स लगा तो ग्लोबल रिस्क हमारे सामने एक चुनौती बन गई कि अब हमारा एक्सपोर्ट क्या होगा। तो ये ग्लोबल रिस्क से निपटना भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, इससे भी निपटना होगा, क्योंकि इसके साथ साथ ग्लोबल स्तर पर लगातार दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर हो रहा है, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो, इजराइल हमास वॉर हो, या फिर अफ्रीकन नेशंस में बहुत सारे वॉर होते रहते हैं। उस तरीके से साउथ एशिया में भी टेंशन का माहौल बना रहता है, चाहे वो पाकिस्तान हो या मालदीव हो या फिर बांग्लादेश हो अभी हाल के दिनों में। ये सब जो ग्लोबल रिस्क हैं, जो हमारे वैदेशिक स्तर पर जो रिस्क हैं, इन्हें भी भारत के विकास में एक बाधा के रूप में पहचाना गया है। इन पर भी अच्छे से काम करने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने इस पर बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है, हमें और काम करने की जरूरत है। उसके बाद आता है इन्वायरमेंटल कंसर्न। यह बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एक डिबेट हो जाता है इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट, पर्यावरण बनाम विकास। हम अभी हाल ही में आप लोगों ने देखा, तेलंगाना की सरकार ने एक बहुत बड़े घने बसे हुए जंगल को बुलडोज कर दिया, बुलडोजर लगा करके पूरे जंगल को तहस नहस कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उस क्षेत्र में उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाए तो इसके लिए जंगलों को काटना पड़ेगा। जंगलों को काटा जा रहा है तो हमारी स्वच्छ हवा की जरूरत समाप्त हो रही है। जंगल में जो पशु पक्षी हैं उनके लिए स्पेस कम हो रहा है, और हम ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो क्या किया जाए? जंगलों को काटा जाए, पहाड़ी क्षेत्र में रेल सड़क बनाए जाएं, या फिर विकास को रोका जाए। तो यह बहुत बड़ी चुनौती है, इससे भी सरकार को निपटना होगा। और इसमें क्या करना होगा? इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट का बैलेंस बनाए रखना होगा, जिससे कि हमें स्वच्छ वायु भी मिल सके और भारत सरकार अपने नेट जीरो का जो 2070 का टारगेट है उसको भी पूरा कर सके। तो हमें अवसंरचना निर्माण करते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही अवसंरचना को भी विकसित करना होगा। तो यह चुनौती भी लगातार बनी रहती है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो विकसित भारत के राह में भारत के लिए चुनौती बनी हुई है। अब आते हैं कि क्या करना चाहिए हमें। चुनौतियां तो हमने देख लिया, करना क्या चाहिए? तो सबसे पहला है पॉलिसी रिफॉर्म। हमें नीतिगत सुधार जरूर करनी चाहिए, जिसमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, इनको स्टेबल करना होगा, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं, दुनिया के निवेशक हैं, वो भारत में निवेश कर सकें और निवेश के अनुकूल माहौल दिखे भारत में, और इसको ताकि हम जो इन्वेस्टमेंट है उसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। दूसरा है हमें अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट करना होगा। जो निर्यात है उसको और तेजी से बढ़ाना पड़ेगा। कहां?
ताकि हम जो ग्लोबल ट्रेड है उसको बूस्ट कर उसमें अपनी भागीदारी बढ़ाएं। और इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप है, जो दुनिया के अलग अलग देश हैं उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने होंगे, मुक्त व्यापार का समझौता करना होगा, ताकि हमारे ट्रेड पर टैरिफ नहीं लगे और हमारा ट्रेड बढ़ता चले। दुनिया के देश भी हमारे यहाँ निवेश कर सके, हम भी उनके यहाँ निवेश कर सके। और इस तरीके से जैसे भारत बहुत सारे देशों के साथ ऐसी बातचीत कर रहा है, अभी भी यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन चल रहा है। तो अगर यह नेगोशिएशन सफल होता है तो इससे क्या होगा कि यूएसए का जो टैरिफ का प्रेशर है वह हम पर कम होगा। तो हमें क्या करना होगा, एक्सपोर्ट बूस्ट करने के लिए ग्लोबल ट्रेड पार्टनरशिप को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, उसके साथ साथ और क्या करना पड़ेगा कि ग्रीन ट्रांजिशन सुनिश्चित करना पड़ेगा। जंगलों को नष्ट करके और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं करना है। हमें क्या करना पड़ेगा, एक ट्रांजिशन, एक संक्रमण बनाना पड़ेगा जो ग्रीन हो, मतलब कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप कर सकें और ग्रीनरी भी बनी रहे। तो इसके लिए क्या करना होगा कि हमें रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को बूस्ट करना होगा, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाना होगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, सोलर एनर्जी को, विंड एनर्जी को, टाइडल एनर्जी को, इनको बड़े स्तर पर प्रोड्यूस करेंगे ताकि हमारी कोयला पर और पेट्रोलियम पर जो ऊर्जा उत्पादन के लिए हमारी जो निर्भरता है उसको कम किया जा सके। फिर उसके बाद सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज लाना होगा। हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको सस्टेनेबल बनाना होगा, मतलब कि उन इंडस्ट्रीज में अगर बड़े स्तर पर कार्बन इमिशन होता है तो वहां पर ऐसी हाईटेक मशीनरी का प्रयोग करना होगा जो कि कार्बन इमिशन को कम कर सके और हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर को या उस इंडस्ट्री को लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करा सके। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रीन ट्रांजिशन सुनिश्चित करना होगा। धीरे धीरे ग्रीनरी को प्रमोट भी करना होगा और इंडस्ट्री को भी प्रमोट करना होगा और दोनों को नष्ट होने से भी, एक दूसरे के क्लैश से भी बचाना होगा। फिर आते हैं अगला क्या करना होगा, अगला हमें स्किल डेवलपमेंट पर बहुत काम करना पड़ेगा। और क्यों, क्योंकि ये जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप है कि हम शिक्षित हो रहे हैं 1 लाख, एक ऐसे ही हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूं, और रोजगार मिल रहा है 400 लोगों को, तो ये जो या 1000 लोगों को, तो जो ये 99,000 लोगों का जो बेरोजगारी है उसे खत्म करना होगा। तो वो कैसे करेंगे हम, एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट करके। कौशल विकास मिशन जो भारत सरकार चला रही है उसके माध्यम से स्किल डेवलपमेंट करना होगा ताकि जो एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट गैप है उसको पूरा किया जा सके और भारत का जो यूथ है वह बेरोजगार नहीं घूमे, कार्य में संलग्न हो, वर्कफोर्स का पार्ट बने, सो दैट उसका जो कैपेसिटी है वह यूटिलाइज हो सके, उसकी क्षमता का उपयोग हो सके। ठीक है, फिर इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल्स को प्रमोट करना होगा। हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में ऐसी सब्जेक्ट पढ़ानी पड़ेगी, ऐसी स्किल पढ़ानी पड़ेगी जो अभी की इंडस्ट्री की डिमांड के अनुसार हो। आउटडेटेड स्किल पढ़ाने का कोई फायदा नहीं होगा, तो जो अपडेटेड या जो फ्यूचर की स्किल है उसको प्रमोट करना होगा। कहां, अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ताकि फ्यूचरिस्टिक स्किल्ड वर्कफोर्स उत्पन्न हो सके और वह भविष्य के आवश्यकताओं के अनुरूप इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर सके। तो इससे यूथ जो है, दुनिया का सबसे बड़ा यूथ पॉपुलेशन अभी भारत के पास है और ये लगभग 2050 तक उम्मीद किया जाता है कि रहने वाला है। तो इस दौर में भारत ने अगर अपने यूथ की कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन कर लिया तो भारत दुनिया की टॉप 3 ग्लोबल इकोनॉमी में बहुत जल्दी हो जाने वाला है। लेकिन अगर भारत ने इनको स्किल नहीं दिया तो वह यूथ भारत पर क्या बनेगा, बर्डन बनेगा और भारत विकसित भारत का लक्ष्य नहीं पूरा कर पाएगा। उसके साथ साथ हमें रूरल डेवलपमेंट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। रूरल डेवलपमेंट में एग्रीकल्चर तो इनहेरेंट है, उसके साथ साथ हमें हेल्थ केयर सेक्टर को, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को, एजुकेशन को
वहां पर स्कूल खोलने होंगे, कॉलेजेस बढ़ाने होंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर को, सड़क, बिजली जैसी और पानी जैसी आवश्यकता को भी ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाना होगा। अगर हमने इन पर काम किया, रूरल डेवलपमेंट किया, तभी भारत विकसित भारत का 2047 का लक्ष्य पूरा कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ वे फॉरवर्ड हमने देखे कि इतना इन क्षेत्रों पर भारत काम करना पड़ेगा अभी, ताकि भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जा सके। अब आते हैं कि अब हमारा कंक्लूजन क्या होना चाहिए। देखिए, कंक्लूजन हमेशा इंपैक्टफुल, मैंने बार बार कहा है कि इंट्रोडक्शन इंपैक्टफुल होना चाहिए और उसी अकॉर्डिंग कंक्लूजन भी इंपैक्टफुल होना चाहिए, जो क्योंकि अब यहां पर एग्जामिनर अपना आपका ऐसे पढ़ना इंड कर रहा है, तो उसे टच होना चाहिए, फील होना चाहिए कि क्या बात, कितनी बढ़िया तरीके से छात्र ने और स्टूडेंट ने अपने इस ऐसे को एंड किया है। अब उसको एंड करने के लिए क्या कर सकते हैं कि वही स्टार्ट विथ इंट्रोडक्शन, जो ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी था, कि हमने भाग्य के साथ एक वादा किया था कि हम भारत को क्या करेंगे, वह वादा याद करिए जो हमने शुरू में डिस्कस किया था, ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी का वादा, कि भारत को जो जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार है वह नागरिकों को देंगे, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करेंगे। तो वह सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में सरकार का यह विकसित भारत का 2047 का जो विजन है, उसी वादा की ओर किया गया यह प्रयास क्या कर रहा है, भारत में नई ऊर्जा और उत्साह भर रहा है। तो हमें उस ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के या भाग्य के साथ किए गए वादे को पूरा करने के लिए इन विभिन्न क्षेत्रों में अपनी पहल बनानी होगी। और साथ ही गांधी जी का जो तलिस्मा है, गांधी जी ने एक तलिस्मा दिया था कि अगर आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं और वह डिसीजन आपके जीवन का, आपने अपने जीवन में जो सबसे पुअर पीपल देखा है, सबसे गरीब व्यक्ति देखा है, अगर उसके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाता है, कोई पॉजिटिव चेंज लाता है, तो आप वह निर्णय लो। तो वह ट्रस्ट विथ डेस्टिनी को हम इस तलिस्मा से कनेक्ट करेंगे कि जो हमारे पूर्वजों ने हमारे भविष्य के लिए सपना देखा था, जिसे गांधी जी ने अपने तलिस्मा के माध्यम से बताया था कि हमारे निर्णय हमारे जीवन के सबसे गरीब व्यक्ति के जीवन में अगर सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं, तो वह निर्णय हमें लेना चाहिए और यही विकसित भारत का लक्ष्य होना चाहिए। इसी संदर्भ में कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अर्थात सभी सुखी हों और वसुधैव कुटुंबकम। अगर भारत विकसित होगा तो भारत इस संपूर्ण विश्व के विकास का एक आधार स्तंभ बनेगा। विकसित भारत विकसित विश्व का एक पिलर बनेगा और वसुधैव कुटुंबकम की संकल्पना भी पूर्ण होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कंक्लूड कर सकते हैं। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मैंने डिस्कस किए हैं। ये डिस्कशन आप लोग बार बार सुनिएगा, क्योंकि सारे डायमेंशंस मैंने ओपन करने की कोशिश करी है। और ये भी लगता है मुझे कि अगर ये पूरे डायमेंशंस आपने अपने ऐसे में लिखा तो एग्जामिनर आपको फोर्स्ड होगा अच्छा नंबर देने के लिए। तो चलिए आज की इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। फिर से बता देता हूँ कि ये जो पीडीएफ है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।